Start ओंकार ओम। साई राम। चलिए, हिंदी में आप लोगों का आज हिंदी का क्या है? हिंदी में देखिए, पाठ के जो अभ्यास प्रश्न में जो ग्रामर आनी है वो तो आनी ही है। इसके अलावा ये देखिए मैंने निकाला है आज वर्ण विच्छेद, है ना। वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद हमने आपको पढ़ाए थे, वो संस्कृत में हिंदी में समान ही होते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाना और शब्दों को स्वर और व्यंजन में बदलना। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? साईराम। मैम। हाँ, नो मैम। नो मैम। नहीं यदि है तो बोल सकते हैं। यस मैम, बता दीजिए। मैम ये लेफ्ट होगा ही। मैम इज लेफ्ट। सारा मैम। मैम योर माइक इज म्यूट। यस मैम। है तो बताओ। है? यस मैम। अच्छा, अभी निकालती हूँ फिर। निकाल रही हूँ। मैम, मैम मैं पेपर में ऐसी मंडे तक जमा कर सकती हूँ? कर दी। मैम 20 फरवरी को पीरियोडिक थ्री का रिजल्ट है। ऐसा कुछ आया है सुनने में तुम्हारे में? रिजल्ट तैयार हो गए हैं, आज मैंने रिमार्क एंट्री किए हैं उसमें, ठीक है ना। मैम तो कब तक आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड? आज मार्क्स एंट्री हुए हैं, ठीक है ना, आ जाएगा। फिर मैं वापस मीट पे आ रही हूँ, प्रेजेंटेशन करती हूँ। वैसे तो आप लोगों को ये सब चीजें वर्ण नहीं आ रहे हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। हाँ? आज तो उदय आया हुआ है क्लास में। मैम, हाँ, मैम वर्ण संयोजन वही होते हैं ना जो बहुत सारे शब्दों को मिला, मतलब शब्दों को मिला के बनते हैं। अक्षरों को मिलाकर और अक्षरों को तोड़कर उन्हें वर्ण संयोजन। जैसे देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों का सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। सुषमा, सुषमा, सुषमा। कौन सा शब्द सही है यहाँ पर? कौन सी वर्तनी वाला शब्द सही है यहाँ पर बताइए? सुषमा, मैम सुषमा। सेकंड वाला। ओके, ओके। ये कौन है भाई? मैम उदय। सेकंड वाला, ओके। चलिए अच्छा, यहाँ पर पहले हमें वो करना पड़ेगा, एक कलर चुनना पड़ेगा। सेकंड, चलो सेकंड वाला। अब आता है आपका कोशिश, कोशिश, कोशिश। मैम फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला। कोशिश। मैम फर्स्ट वन। ओके, चलिए। क्षणिक और क्षणिक या क्षणिक।
मैम क्षणिक। मैम मैम थर्ड वन। लास्ट वाला मैम थर्ड लास्ट वाला। वाला क्षण। चलिए, प्रार्थना, प्रार्थना, मैम प्रार्थ, फर्स्ट वाला। मैम पहले फर्स्ट वाला। वाला मैम पहला प्रार्थना। प्रार्थना। मैम फर्स्ट वाला। अतिरिक्त, अतिरिक्त, मैम फर्स्ट। मैम अति, फर्स्ट। मैम मैम फर्स्ट। फर्स्ट। इसके बाद उपयुक्त, उपयुक्त, मैम सेकंड। मैम मैम सेकंड सेकेंड। उपयुक्त। मैम मैम सेकेंड। सेकंड। रात्रि, रातरी, रतरी। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट। मैम मैम फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट रात्रि। मैम फर्स्ट। अभी हम सेकंड पेज निकालते हैं। मैंने वर्तनी संबंधी वर्णों की, वही बट इसको आंसर बताना प्रयोग करें तो उसमें भी आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी ये हटाना पड़ेगा। चलो, अब आते हैं सेकंड पर। हमने कर लिया था फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पर आते हैं। एक ही पेज है क्या इसमें? सेकंड पेज है, चलो एक ही पेज है इसमें। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। सही वर्तनी, रामायण, तो रामायण। अब देखिए वर्ण विच्छेद कैसा होगा, यहीं से हम आपको समझा देंगे। र के नीचे, मतलब जब हम किसी व्यंजन से स्वर निकाल लेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे, वो होगा वर्ण विच्छेद। जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस ण प्लस आ, रामायण। ठीक है, अब आता है चिन्ह। तो चिन्ह कैसे लिखेंगे बताओ, बताओ चिन्ह कैसे लिखेंगे? चिन्ह, चिन्ह ना बाद में आ रहा है जैसे, यस मैम ह पहले आता है मैम ना चार बाद में प्लस। आता है। हाँ पहले आएगा, आधा ह और फिर न। न, चिन्ह, मैम समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। चिन्ह लिखा हुआ है, चिन्ह, हाँ है ये। पुष्प। मैम श आधा श। मैम आधा श आएगा। मैम आधा श। मैम मैम आदर्श। षटकोण वाला। मैम आधा अभी सा। रुक तो जाओ, अभी रुक तो जाओ, जैसे आ गया ये चिन्ह। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, च प्लस ई, ह। ह के बाद कोई स्वर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, आधा है। ह प्लस न प्लस अ, पुष्प। अब पुष्प में कैसे करेंगे इसको, शुद्ध षटकोण वाला सा बनेगा। यस मैम मैम षटकोण उसका वाला आधा आधा सा। षटकोण वाला श मैम आएगा। षटकोण वाला आधा सा। पुष्प, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, प, प के नीचे हलन प्लस उ प्लस स, सा के नीचे हलन, हलंत लगा देंगे लेकिन कोई स्वर नहीं लिखेंगे। फिर प्लस प, हलंत लगाएंगे पा में, फिर आ, पुष्प। अब आता है उत्तरी, मैम मैम वहां त्रा पे आएगा। त्र आएगा, ता और री का मतलब। ता और मतलब थ्री हो जाएगा, ता बड़ी और की मतलब मात्रा। थ्री हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मैम पुत्री। मैम ता और री का मिक्सचर। हाँ। अब इसका विच्छेद कैसे होगा, प प्लस उ प्लस त प्लस र प्लस ई। जब तोड़ेंगे तो त और र में फिर से वापस हो जाएगा, ता पर भी अनंत आ जाएगा, रा पर भी अनंत आ जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, मनुष्य। मैम सा की जगह षटकोण वाला सा मनुष्य। आएगा आधा। मैम आधा श षटकोण वाला षटकोण वाला। आधा षटकोण वाला सा आएगा। यस मैम। मनुष्य, मानुष। मनुष्य, ठीक है, ये हो गया मनुष्य। म प्लस अ, न प्लस उ प्लस श प्लस य प्लस अ, ठीक है। इसके बाद मरुग,
क्या आएगा? मैम मृग होगा तो मैम वो आधारा हो जाएगा। मृग, आधा रा नहीं होता, ऋषि वाला रा होता है। मृग, मृग का वर्ण विच्छेद करेंगे, म प्लस री प्लस ग प्लस अ, स्वतंत्र, स्व, स्वतंत्र। आधा सा आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? स हलन कर जाएगा, व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस न प्लस त फिर प्लस र प्लस अ। इसमें स्वतंत्र ऐसे बनेगा, देखिए, स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस न, ठीक है, हलंत वाला न। प्लस न प्लस तो है ना, वृत्ता को तोड़ेंगे हम, प्लस र प्लस, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाए। इसको थोड़ा लक्ष्मी, है ना, फिर ग्रीष्म, बेटी, दोस्त, इस तरीके से, हाँ, इसके तरीके से इसको बनेंगे। यहाँ पर भी वही सब, ठीक है ना। ये सारे शब्दों को लिखना है। अब आपको समझ में आ गया? वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या हुआ? शब्दों को जोड़ना और वर्ण विच्छेद शब्दों को तोड़ना, ठीक है। यस सर। मैम वर्ण विच्छेद वो मुझे संस्कृत में नहीं आया। ऐसे ही संस्कृत में शब्दों का किया जाता है। शब्द में से स्वर और व्यंजन अलग करना वर्ण विच्छेद है, स्वर और व्यंजन को जोड़ना संयोजन है। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, इसी तरीके से होता है। स्वर और व्यंजन को अलग करना ही वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। इंग्लिश में होगा तो ए आई ओ यू, ये 5 अलग करे जाएंगे और उनको निकाला जाएगा, इस तरीके से होता है। चलिए, अब कौन सा आपको करना है? अगला है आपका अनुस्वार। ये अनुतान ध्वनि क्या है, एक बार देख लेती हूं मैं। इसी में था, चलो चैप्टर लिस्ट पे जाऊंगी वापस से। संज्ञा विमोचन करना, अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी, जैसे अलंकार लिखा हुआ है ना, यह इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार और अभी जाऊंगी इस पर वापस, एक चीज और सोच के। यहाँ पर शायद आप लोगों के उसमें अनुस्वार क्या है?
तो यहाँ पर अभी आने दो इसको। प्राइमरी में जाके देखते हैं, शायद आपके प्राइमरी में अनुस्वार हो। वर्ण विचार तो यहाँ दिया हुआ है, यहीं से वर्ण विचार देख लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद पूरे अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ण विच्छेद, जैसे क प्लस म क, जैसे नल न प्लस ल प्लस अ। अब देखिए इसमें आ रहा है, देखिए ये तो आंसर मैं कर देती हूँ। देखो वर्ण विच्छेद यहाँ पर आ रहा है, क ल म। अब दिख रहा है श ह र अ ज ग र, बिना मात्रा वाले शब्द हैं जिनमें सिर्फ आ लगा हुआ है। ओके, वापस क्लास पे जाऊंगी। वर्णमाला इसमें कहीं पर है क्या? नहीं था क्यों वर्णमाला में? क्या आप लोगों को फिर पूरा ही क्लियर करूंगी। अनुस्वार क्या है? वर्णमाला स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। इसमें से मैं देखती हूँ, ई ये नहीं देखना है पूरा वीडियो। ये तो वर्णमाला ही दी हुई है पूरा, और कहाँ जाएंगे? अनुस्वार और अनुनासिक। अच्छा, अनुस्वार और अनुनासिक में आप देखते होंगे शब्दों के बीच में, है ना? मैं वापस आती हूँ इसको स्टॉप करके, इसमें है नहीं क्योंकि मैं ऐसे ही बताती हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक में, अनुस्वार में हमने देखा हुआ जैसे कंचन, चंचल, कंघा, ये अनुस्वार है। जैसे अंक की बिंदी जहां लगती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और जहां पर चंद्र बिंदु होती है, जैसे हंस, हंस में बिंदी रखी है तो अनुस्वार है। हंस, हंस चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? बिंदु है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु है। अनुस्वार में सिर्फ ध्वनि नाक से ही उच्चार होता है, और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से ध्वनि उच्चारित होती है। तो अनुस्वार केवल बिंदी है, एक कॉमन शब्द बोल रहे हैं, वैसे व्याकरणिक नहीं है। जहां पर बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार है, और जहां पर चंद्र बिंदु लगी है वो अनुनासिक है। अब एक बात और आपको समझनी पड़ेगी इसमें, कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि मात्राओं के साथ जब आपकी लाइन से ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है और वहां पर बिंदु रखी हुई है, तब तो वो अनुस्वार है, ठीक है। और यदि लाइन से ऊपर कोई मात्रा लगी हुई है, जैसे वस्तु, पुस्तकें, पुस्तकें, तो वहां पर एक ही मात्रा लगी हुई है, उसके साथ भी बिंदु आया है, तो फिर वो अनुनासिक ध्वनि ही है। क्योंकि चंद्र बिंदु इकट्ठा नहीं लगा सकते तो केवल बिंदु लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? साई राम, साई राम, तो समझ आ रहा है ना? मतलब मात्रा के ऊपर, लाइन के ऊपर यदि कोई मात्रा नहीं लगी है, बिंदु लगा है तो अनुस्वार है, चंद्र बिंदु लगा है तो अनुनासिक है। ये तो क्लियर है? अनुस्वार और अनुनासिक क्लियर है? यदि किसी जिसमें चंद्र बिंदु लगा है वो क्या है? अनुनासिक, और बिंदु लगा है वो अनुस्वार है। ओके मैम। यदि
शिरोरेखा, जो लाइन खींचते हो आप शब्द के ऊपर, उसे शिरोरेखा बोला जाता है। शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई है, ठीक है, कोई मात्रा लगी हुई है और उसमें बिंदु लगा हुआ है, तो वहां पर वो अनुस्वार नहीं है। आप सोचो केवल बिंदु लगा हुआ है तो ये अनुस्वार है, वो अनुनासिक ध्वनि है, क्योंकि चंद्र बिंदु पूरा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए वहां पर बिंदु भी लगा देते हैं, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक आपका हो गया, ओके। अब हम आ जाते हैं, आपका वाक्य हमने आपको समझा दिए थे पहले, प्रत्यय हमने समझा दिए, उपसर्ग हमने समझा दिए, संधि हमने आपको समझा दी और विराम चिन्ह भी मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा। अब आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। पाठ आधारित व्याकरण। अब चलते हैं हम, अब बताइए और कहां पर कौन सी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बोलो, जो भी आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ डाउट है या मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे पास है 20 मिनट्स है, काफी समय है। आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, तो रिवीजन करते समय आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हिंदी संस्कृत बोथ, जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही, यदि संस्कृत में भी लग रहा है तो बोल सकते हैं। इसका मतलब हाँ बोलो आरुष। हाँ आपका माइक ना बहुत कर रहा है, मुझे ही हो रहा है कि आप लोगों को भी सब सुनाई दे रहा है सही। मैम हमें भी सुनाई दे रहा है। हमें भी सुनाई दे रहा है। चलो आप बोलो क्या बोला है आरुष, बोलो। मैम मुझे यहाँ संधि समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ में आया? मैम वो कह रहा है संधि समझ नहीं आई। मैम यहाँ संधि, मैम वो जो आपने फोर्थ ये समझाई। अच्छा अच्छा अच्छा, यण स्वर संधि समझ नहीं आई है ना, यण स्वर संधि। चलिए मैं यण स्वर संधि आपको समझा देती हूँ। देखिए यण स्वर संधि को मैं समझाती हूँ, चलो मैं बताती हूँ। स्क्रीन हमारी दिख रही है? यस मैम। देखो जरा ये इसको तो बंद करना पड़ेगा। अभी रुको संधि निकालती हूँ। ये देखो यहाँ वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं संस्कृत में, संधि में अभी निकालती हूँ आप लोग के लिए। देखिए ये स्वर संधि, आपने क्या बोला, यण स्वर संधि है ना, यण स्वर संधि है। देखिए यण स्वर संधि में ई ई ई ई माने पहले शब्द का आखिरी वर्ण यदि ई है, ई या ई है, कोई भी ह्रस्व या दीर्घ, ई और ई है, और इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, तो ये ई जो है वो या में बदल जाता है, ई या में बदल जाता है। मैम कैसे, एक बार और बताइए। यदि पहले संधि दो शब्दों का मेल होती है, पहले वाले शब्द में आखिरी वर्ण ई हो और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण असमान हो, स्वर हो, असमान स्वर हो, ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो ई या में बदल जाता है। और पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण ऊ या ऊ हो तो उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए ऊ व में बदल जाता है। यदि री हो और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो र में बदल जाता है।
मतलब सामने असमान स्वर होने पर। अब जैसे उदाहरण देखिए, यथा माने जैसे, इति प्लस आदि। इति, इति में क्या हुआ, ई आ गया, ईश्वर है, इति में ईश्वर है, हमने ईश्वर हटाया, ई रह गया और आधा त रह गया। ई किस में बदला, यम, यम में बदला। हाँ, अच्छा एक बार मैं यहाँ पर इसको करती हूँ और एक बार मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन ऑफ करती हूँ। एक बार में आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्या, ये देखिए, एक शब्द समझा, बोर्ड दिखा, बोर्ड दिखा, आप दिखा। यस मैम दिखा। देखिए अब आया, देखिए, इति प्लस, मैम थोड़ा नीचे लिखिए, वो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नीचे लिखिए। मैम बस थोड़ा नीचे। आप देखिए, अब दिख रहा है, यस मैम अब दिख रहा है। प्लस आदि। एक ही उदाहरण से हम समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि ना, कैसे हुआ इत्यादि, जैसे ई तो ई रहेगा, ठीक है। अब इसमें ई है, इसको हमने ले लिया, तो इसे जब इसमें से स्वर निकल गया तो ये आधा उतारेंगे, और ये ई किसमें बदला, क्योंकि ई के बाद आ रहा है, समान स्वर आया है, तो ई या में बदला, प्लस आधा। अब इनको हम मिक्स करेंगे, ये ऐसा ही लिखेंगे, जब हम शब्द में लिखते हैं आधा ता हो जाता है, आपको यह जो है जिसमें स्वर नहीं है, स्वर आया आ, तो क्या, या और दी, इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। समझ आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. और एक आध उदाहरण में देखती हूँ यहाँ पर मिल जाता है मुझे तो, और क्या है, स्वर संधि का और उदाहरण देखती हूँ मैं, कोई मिल जाता है ना, ऊ का मिलता है तो देखो बता देती हूँ एक में, ऊ का कोई उदाहरण है नहीं है इसमें, वो आपके लिए नहीं है तो सही, लेकिन आपके लिए नहीं है। और देखती हूँ और नहीं, नहीं चलो, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस मैम आ गया। ठीक है। यदि यहाँ वो होगा तो वो किसमें बदल जाएगा, चलिए एक उदाहरण के द्वारा मैं बता देती हूँ। मैम वाह, वो में बदल जाएगा, यहाँ पर डस्टर नहीं है, नहीं इसलिए एक मिनट उसको और थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब और देखा ऊपर, यस मैम दिख रहा है। यस मैम। मैं लिख रही हूँ अनु प्लस, मैम आपका वर्ड ही नहीं दिख मैम रहा। थोड़ा नीचे लिखना है, आप ऊपर लिखिए, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा, और यहाँ मेरा नाम दिख रहा है, यस मैम, अब यस दिख मैम, रहा है, यहाँ ऊपर ठीक है। लिखिए। जैसे अनु प्लस आई, एक उदाहरण इसका भी। अब अ है, ये ना रह गया आधा, वो किसका बदला, वन, और आई, अब हो जाएगा अ न वय अनु, ऐसे शब्द। समझ में आ गया, ऊ या वहां में बदलेगा, है ना, ऊ ई या में बदल जाएगी कोई असमान स्वर आने पर, ऊ वा में बदल जाएगा, री रा में बदल जाएगा, इस तरीके से। चलिए अब और बोलिए, अब और कौन सा डाउट है पूछो। आज तो सिर्फ मैं डाउट ही क्लियर करूंगी, हिंदी और संस्कृत दोनों में। चलिए, अच्छा देवांश, देवांश यस मैम। आपने उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की पीपीटी नहीं भेजी है? मैम भेज दी है। अभी मुझे मैम नहीं आप दिखी। एक बार, मैम आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने भेज दी है। ठीक है, देखती हूँ मैं, लेकिन शायद मेरे पास नहीं आई है, मैंने कल देख रही थी और मैं देखूंगी। चलिए अब बोलिए और क्या डाउट है। मैम हल व्यंजन संधि। बेटा व्यंजन संधि आपकी में अभी नहीं है, अभी स्वर संधि है केवल, ठीक है ना।
हाँ, यदि पाठ में कोई संधि आ गई है व्यंजन वाली संधि, तो पाठ के आधार पर ही संधि आएगी। जो हमने आपको सारी संधि आपके पास तक पहुंचा दी है ना, हर एक पाठ से संधि निकालकर, हर एक पाठ से प्रत्यय निकालकर हमने आपको दिए हैं। अभी व्यंजन हल माने नहीं भेजी व्यंजन अभी से। आपने। हाँ, मैम आपने कहा था कि सारे पाठ के हमने प्रत्यय। हमने क्या कहा था जब मैं संध्या प्रेजेंट कर रही थी, इसका पिक्चर क्लिक करते जाइए, कहा था ना। यस मैम, वो तो ले ली थी मैंने। हाँ, बस वही तो। ओके मैम। मैम जो सिर्फ संधि, वो स्वर संधि ही आ रहा है। देखिए स्वर संधि आपको समझाई गई है, सिर्फ स्वर संधि आ रही है नहीं, पाठ आधारित व्याकरण भी आता है, तो वहां पर आपको सारी संधियां करवा दी गई हैं। उनको आप देखिए, पढ़िए, समझिए और उसको देखकर आपको याद करके लिखना है। मैम एक बार विसर्ग संधि बता दीजिए। आपके में ना तो विसर्ग है ना व्यंजन है, सिर्फ स्वर संधि है। आगे मत पढ़िए, आप पहले स्वर संधि पर को ही क्लियर रखिए, ठीक है। विसर्ग संधि बता दो, व्यंजन संधि बता दो, स्वर तो क्लियर हुई नहीं है। ठीक है ना। यदि कोई उदाहरण आ जाते हैं स्वर और विसर्ग में, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपके पास जो मैंने पूरे पाठों से निकालकर संधियां निकाली हैं, उन संधियों में क्या है, देखिए यदि कोई इस तरीके का शब्द जैसे दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। नो नो मैम। मैम, चौक नो बॉक्स मैम। दिख रहा है। मेरा हाथ दिख रहा है। यस 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 मैम। मैम। मैम, अब दिख रहा जैसे है। आपके में एक शब्द है कश्चित, मैंने दिया है ना मैम थोड़ा कश्चित। नीचे लिखिए। यस मैम, यस थोड़ा मैम, नीचे थोड़ा लिखिए। नीचे है। आप दिख रहा है। यस मैम। यस यस मैम, अब दिख रहा है। फिर कश्चित शब्द है, कश्चित। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, कस प्लस चित। यदि यहां पर हलंत लगा हुआ है, यदि यहां पर हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन संधि है। मैंने एक ही शब्द इसलिए लिया कि एक ही शब्द में दोनों उदाहरण हो जाए। यदि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, पहले शब्द का आखिरी वर्ड पर यदि हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। जैसे कह प्लस चित, तो यहाँ पर यदि विसर्ग लगी हुई है तो हो जाएगी विसर्ग संधि। आप लोगों से कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि ये स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। आप लोगों को या तो ये रूप दिया जाता है, ये वाला, ये दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका विच्छेद क्या है ना। ये वाला रूप दिया जाता है, शब्द दे दिया जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, या संधि विच्छेद दे दिया जाता है तो आपसे संधि पद पूछा जाता है। इस तरीके से आपसे संस्कृत में पूछा जाता है। संधि दे दी, संधि पद दे दिया तो संधि विच्छेद पूछा जाता है, और संधि विच्छेद दे दिया तो संधि पद पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि व्यंजन है, ये विसर्ग है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यदि यहाँ विसर्ग हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन संधि है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि है। स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर संधि में। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि में। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है और विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है वो विसर्ग संधि है। इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता वैसे आपको नहीं है। चलिए, अभी भी आपके पास टाइम है, 6 मिनट्स है। और क्या पूछना है? पाठ की एक्सरसाइज अच्छे से करो, श्लोकों को याद करो, शब्द रूप धातु रूप याद करो, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। देखो शायद मैं एक निकल आए मेरे पास, तो मैं शब्द रूप और धातु रूप का एक बार तुम लोगों को बताऊं कि ये तुम्हें याद ही करना है। इसमें नहीं है मेरे पास, नहीं धातु रूप शब्द रूप है नहीं मेरे पास। मैम एक बार और अनुवाद बता दीजिए। अनुवाद के लिए बेटा अभी टाइम नहीं है।
अब हिंदी में देखिए, हिंदी में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैसा बता देती हूँ? आपके दो प्रश्न तो आएंगे लघुत्तरी। देखिए हिंदी का डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा, हमने कल भी आपको बताया था, दो पेपर आएंगे आपके, दो क्वेश्चन आएंगे आपके लघुत्तरी वाले पाठ आधारित, दो विचारात्मक प्रश्न आएंगे। वो किसी पाठ पर ही आधारित होंगे, ये बात तय है, किसी पाठ पर ही आधारित होंगे। हम अब नेक्स्ट वीक में संस्कृत में तो यदि कोई डाउट होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो विचारात्मक प्रश्नों को ही हम करेंगे। ठीक है, विचारात्मक प्रश्न माने आपको अपने विचार, जब हमने पाठ को एक्सप्लेन किया था तब उसके विषय में हमने चर्चा की थी, तो आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। और एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आप लिखते समय, क्वेश्चन लिखते समय उसका मार्क्स जरूर देखिएगा, कितने मार्क्स का है। पता चल रहा है 5 मार्क्स का है और 3 लाइनें लिखकर रख दी, क्या फायदा होगा इसका, है ना? 5 मार्क्स का है और 3 लाइनों में आपने आंसर कंप्लीट कर दिया, नहीं। विचारात्मक है, माने आपको अपने विचार उसमें प्रस्तुत करना है, आपको उसमें समझना है, जानना है। मैम विचारात्मक कितने मार्क्स का आएगा? विचारात्मक आपका 5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 आएंगे 10 नंबर के। और जो छोटे मैम प्रश्न उसमें है कम से कम 5 लाइन के आंसर लिखना है। 5, देखिए मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, 5 आंसर कभी भी मुझे ये मत पूछिए कि 2 लाइन का लिखना है, 5 लाइन का लिखना है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, इतना सा 3 लाइन का एक छोटा सा आंसर लिखोगे 5 नंबर का, कम से कम उसे देखो तो सही कि वो 5 नंबर का है, तो कितना उसको पूर्णतः एक्सप्लेन करना है, आपका पूर्ण होना चाहिए। उसमें और संभावनाएं यदि है कि और लिखा जा सकता था, वो नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है ना? यस मैम। जैसे हम नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तो हम कुछ विचारात्मक प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। ये हमारा याद दिलाना मुझे कि हमको हिंदी के भी, संस्कृत का होगा तो संस्कृत में संस्कृत का हम कर लेंगे, और हिंदी के दोनों पीरियड में हम विचारात्मक प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। एक चित्र देखकर आएगा आपका, चित्र देखकर बताना है, अपने विचार प्रस्तुत करना है कि उस चित्र में आप क्या समझ रहे हैं, है ना? वो भी एक 5 नंबर का आपका होगा। फिर एक संवाद होगा, जैसे संस्कृत में संवाद था वैसे ही एक हिंदी में संवाद होगा, लेकिन संस्कृत में संवाद कैसा था, आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करना था, लेकिन हिंदी में संवाद कैसा होगा, विषय दे दिया जाएगा, उस विषय पर आपको स्वयं एक संवाद लिखना पड़ेगा। पात्र आपको वही मिलेंगे कि किन 2 पात्रों के बीच में आपको संवाद करना है। ठीक है, पात्र आपको वही मिलेंगे, लेकिन वाक्य रचना आपको विषय अनुसार करनी होगी, आपको विषय के अनुसार करनी होगी। संवाद करते समय उसमें रोचकता होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, विषय से संबंधित भाषा से का प्रयोग होना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए, है ना? तो संवाद इस तरीके से किया जाना चाहिए। और एक होगा आपका पत्र, तो पत्र लेखन में आप लोगों का औपचारिक और अनौपचारिक में आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ पत्र का, है ना? संवाद कितने मार्क्स का? 5 नंबर का है, संवाद भी 5 नंबर का है और पत्र भी 5 नंबर का है। 5 नंबर का पत्र है, 5 नंबर का संवाद है, 5 नंबर का चित्र लेखन है। ठीक है, 10 नंबर का विचारात्मक है तो 25 हो गए, 5 नंबर का आपका लघुत्तर प्रश्न है तो कितने हो गए? 40। 40 कहां से हो? अभी तो पठित पद्यांश भी तो आएगा उसमें 10 नंबर का, 30 हुए थे, और 10 नंबर का पठित पद्यांश होगा, माने एक कविता दी गई होगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना? मैम ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव पठित गद्यांश प्लस रामायण प्लस लघुत्तरी पाठ के प्रश्न, माने वनवर्ड वाले आंसर, पाठ से संबंधित वनवर्ड वाले आंसर 5 नंबर के, 5 नंबर के रामायण के 5 प्रश्न, और अपठित गद्यांश 10 नंबर का, 10 नंबर की 15 नंबर का अपठित गद्यांश और 15 नंबर का व्याकरण, ऐसा करके आएगा। 4 चीजें होंगी आपके गूगल फॉर्म में। अपठित गद्यांश, हाँ बोलिए मैम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे क्या?
दीर्घ उत्तरीय बेटा विचारात्मक रहेंगे, रटे हुए प्रश्न नहीं होंगे। दीर्घ उत्तरीय